फिर उसकी ज़िंदगी में रजत जो उसके हस्बैंड हैं वो आए, वो IIT से पढ़ा हुआ है, बड़ा योग्य लड़का है। फिर हार्वर्ड भी गया, MIT से पढ़ के आया। तो रजत राइट विंग से था, तो फिर मेरे लिए बहुत विस्मय की बात थी कि किसका विंग चेंज होता है आगे चल के। तो फाइनली मैंने देखा इसका पर्सपेक्टिव राइट विंग का हो गया। तो हमारी वैचारिक बहसें होती रहती है, लेकिन हम लोग एक परिवार के मेंबर्स की तरह हैं। और इनकी जो बिटिया है वो आजकल हमारे लिए, तो मैं एक तरह से मामा हुआ या नाना, जो भी आपका कहना कह लीजिए। तो बड़ा अच्छा संबंध हम लोगों का है। और रही बात शादी की, तो मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसा हमने खास तीर चलाया शादी करने में। ठीक है, जैसे लोगों की होती है शादी वैसे हमारी भी है। दो अलग अलग व्यक्ति होते हैं शादी में, और कोई भी ऐसी शादी जिसमें पति पत्नी के विचार बहुत मेल खाते हो, मुझे तो शक होने लगता है अगर कोई ऐसी बात करता है। तो कोई कहे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, मुझे लगता है झूठ बोल रहा है। क्योंकि अगर दो व्यक्ति हैं तो दो व्यक्ति हैं। अगर उनमें से एक खुद को मार के दूसरे के जैसा हो गया है, तब तो हम कहते हैं कि दो तन एक मन जैसा कुछ है मामला। आधुनिक समय में जैसे जैसे पति पत्नी दोनों की पर्सनैलिटी होती है, पहले तो क्या था कि पत्नी की जिम्मेदारी है कि पति के रंग ढंग में ढाल लेना है और उसकी परछाई बन के जीना है। तो झगड़े शादियों में कम होते थे, तलाक कम होते थे। और उस समय लोग ये नहीं कहते थे कि इनकी शादी सफल हुई, सबकी सफल होती थी भाई। जब पत्नी की पर्सनैलिटी बची ही नहीं, तो फिर क्या, एक ही व्यक्ति रहता है, किससे झगड़ेगा? एक व्यक्ति है, एक परछाई है। आधुनिक काल हुआ, महिलाएं कमाने लगी, पढ़ने लगी यूनिवर्सिटीज़ में, तो फिर अब एक परिवार में दो व्यक्ति होने लग गए। दो होंगे तो खनकेंगे भी और खटकेंगे भी, सीधी सी बात है, झगड़े होंगे। तो हम लोगों की शादी जब हुई तब मेरी उम्र 22-23 साल थी, इनकी उम्र वैसी थी। तो कच्ची उम्र का प्यार, कच्ची उम्र की शादी जिसको बोलते हैं, वैसी थी। विचार तब तो बने ही नहीं थे, टकराएंगे क्या, बनने शुरू हुए थे। तो हम लोगों का लंबा साथ है और गहरा परिचय है। विचारों में कुछ मामलों में नज़दीकियाँ हैं, कुछ में बहुत दूरियाँ हैं। लाइफस्टाइल हमारा काफ़ी अलग रहता है कई मामलों में। जैसे उनको हर वीकेंड में मन करता है कि दिल्ली के बाहर घूमने चले जाऊं, मेरा मन करता है हर वीकेंड पे घर पे रह के 2 बढ़िया किताबें पढ़ लूँ या कोई फिल्म देख लूँ। पर इन सब चीज़ों के बियॉन्ड जो है, हमारा एक बड़ा प्यारा सा बच्चा है जिसके साथ हम दोनों बहुत कनेक्टेड हैं। मेरे फादर हैं, उनकी मदर हैं, उनकी पूरी फैमिली उनसे ज़्यादा मुझे प्यार करती है। मेरे पिताजी को अगर चुनना पड़ जाए, मेरे ख्याल से वो मुझे घर से निकाल देंगे, तो उन्हीं को प्रेफर करेंगे। तो ऐसी है, रिश्ते ऐसे ही होते हैं। पर मुझे ये नहीं लगता कि हम लोग कोई बहुत ही यूनिक टाइप के लोग हैं। सामान्य जैसे पति पत्नी होते हैं वैसे हम भी हैं। कोई अगर हैप्पी मैरिज मंत्र आपको एक वर्ड में डिफाइन करना होगा तो आप क्या कहना चाहेंगे? एक वाक्य में नहीं, मेरा मानना है कि 3-4 चीज़ें अगर किसी शादी में हैं तो शानदार है। फिजिकल अट्रैक्शन तो पहली बात है ही, दो लोगों में होना ही चाहिए। अगर उनका टेस्ट मैच कर जाता है, जैसे दोनों को फिल्म देखने का शौक है एक ही तरह की, तो कमाल हो जाएगा, वीकेंड्स बहुत बढ़िया गुजरेंगे। दोनों को घूमने का शौक है तो मज़ा ही आ जाएगा। दोनों की बैकग्राउंड कम से कम इतने सिमिलर है कि समझ में आती है दूसरे की दुनिया। जैसे एक ने कंप्यूटर साइंस पढ़ा, एक ने मेडिसिन पढ़ा, पर समझते हैं दूसरे की दुनिया, तो चीज़ें बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। अगर स्पिरिचुअल टाइप के शौक भी दोनों के एक जैसे हो जाएं फिर तो कहना ही क्या। फूड चॉइसेस भी कुछ हद तक समान हो जाएं, कुछ अंतर ज़रूरी है, ताकि वरना तो फिर एक ही हो जाएगा। कुछ अंतर ज़रूरी है। सीधी सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति बोर होने के बाद अपने स्पाउस से कहे कि तुम्हारे साथ बैठना है क्योंकि बोर हो रहा था, तो शादी सफल है। और स्पाउस के साथ बैठने के बाद कहे कि बोर हो गया हूँ, कुछ और कर लेता हूँ, तो इसका मतलब क्या बात चीज़ें ठीक नहीं। वैसे दोनों चीज़ें लाइफ में होती हैं, ऐसा नहीं किया जरूर है, ये दोनों ही होती हैं। अच्छा, आप लोग ये देखिए, बड़ी अद्भुत चीज़ है। करीब 3 घंटे से ज़्यादा की बातचीत हो चुकी है विकास दिव्य कीर्ति जी के साथ, और अभी तक यूपीएससी
का जिक्र तक नहीं आया नहीं है। कीजिए, मतलब वो तो मैं इतना करता हूँ, वो तो मेरा लेकिन काम ही है। सिर्फ एक सवाल उससे ज़रा जुड़ा हुआ ज़रूर पूछूंगी, क्योंकि हम भी जब बड़े हो रहे थे हमारे माता पिता, अरे बेटा डीएम तो शहर का राजा होता है, तो वो यूपी बिहार में तो मुझे लगता है ज़्यादा, ऑल ओवर इंडिया कितना है पता नहीं, यूपीएससी को लेकर एक जुनून, एक दीवानगी। लेकिन फिर मैं ये भी देखती हूँ कि ब्यूरोक्रेसी में ना कई बार अपनी पोजीशन को लेकर, आप पहले उनसे मिले तो बताएंगे कि कितने संघर्षों से, कितनी गरीबी से उठ के वो आईएएस ऑफिसर बने, लेकिन बहुत साल बाद आप किसी सीजन्ड आईएएस ऑफिसर से, ब्यूरोक्रेट से मिलेंगे तो आपको बहुत अकड़ भी दिखेगी। इज आवर ब्यूरोक्रेसी गोइंग रॉन्ग समवेयर? देखिए, अकड़ तो हर उस इंसान में है जो बहुत आगे बढ़ गया है और उसको लगता है कि वो उसके लायक सामने था। वाला नीचे है और मतलब उसे लगता है कि वो इसके लायक था, जबकि सच बात यह है कि हम सब कुछ तुक्के लगने से सही जगह पहुंच जाते हैं। तो मैं ऐसे बहुत आईएएस को जानता हूं जो एकदम विनम्र हैं, जिनमें इतनी भी अकड़ नहीं है, जबकि बहुत सीनियर पोजीशंस में है। कोई मंत्री है, अकड़ उसमें भी कम नहीं होती कई बार। फिल्म इंडस्ट्री में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बहुत विनम्र हैं, इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं, लेकिन आमिर खान जैसे हैं, आशुतोष राणा आपके भी दोस्त हैं, पंकज त्रिपाठी हैं, विक्रांत है, इनसे मिलकर लगता ही नहीं कि किसी स्टार से मिल रहे हैं, लगता है कि एकदम बहुत अच्छा कोई दोस्त है। लेकिन घमंडी लोग वहाँ भी कम नहीं है। अभी जॉन इब्राहिम से मेरी कुछ दिन पहले मुलाकात हुई, हम 3 घंटे बैठे, इतने शानदार इंसान है, और आप सरप्राइज होंगे कि 3 घंटे की बातें, 3.25 घंटे बातें किस विषय पे हुई? जियो पॉलिटिक्स, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, इन पे बातें हुई। जो पर्सोना हम देखते हैं और जो रियल है उसमें बहुत अंतर होता है कई बार। तो घमंडी लोग वहाँ भी कम नहीं है, जिनसे मिलना असंभव है, जो मिलेंगे तो नए एक्टर या एक्ट्रेस को बदतमीजी से बात करेंगे, वहाँ भी ऐसे लोग होते हैं। हर फील्ड में, पत्रकारिता में कम होते हैं ऐसे। मैंने सुना है, मैं तो जर्नलिस्ट केवल 1 दिन के लिए रहा था, 1 दिन में रहा था, सब एडिटर एक अखबार में, दैनिक जागरण में था मैं, सिर्फ 1 दिन के लिए। पर मैंने सुना है कि संपादक लोग अपने जो जर्नलिस्ट स्टाफ है, मतलब गालियाँ बक के बात करते हैं कई लोग, ऐसे भी, सब तो ऐसे नहीं होते होंगे, कई लोग बहुत विनम्र होते होंगे वहाँ भी, पर कुछ ऐसे भी होते होंगे। तो बदतमीज होने का संबंध आईएएस होने से नहीं है। ठीक। दुनिया के हर क्षेत्र में, अब अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति होके वैसा व्यवहार करते हैं। तो बदतमीजी का संबंध सिर्फ ब्यूरोक्रेसी से नहीं है, सिर्फ आईएएस से नहीं है, वो किसी भी क्षेत्र में सफल व्यक्ति जिसके दिमाग पे सफलता चढ़ गई है उसके साथ है। इंडियन ब्यूरोक्रेसी में कुछ लक्षण हैं जो कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों के समय की ब्यूरोक्रेसी के हैं, लेकिन चीज़ें बहुत बदली हैं। मुझे नहीं पता कि आपका कितना इंटरेस्ट ब्यूरोक्रेसी में है, लेकिन चीज़ें बहुत बदली हैं। 1973-74 में एक एक्ट बना सीआरपीसी, जो फिर चेंज हुआ है अब, जिसको भारतीय बीएनएसएस है वो जो है। सीआरपीसी पहला एक्ट था जिसने कलेक्टर्स और जुडिशियल ऑफिसर्स को अलग कर दिया। पहले के कलेक्टर्स के पास जज की पावर भी थी, अब वो खत्म हो गई। अब कलेक्टर कलेक्टर है, जज जज है। आगे चल के पंचायती राज आ गया, पंचायती राज में कलेक्टर्स की पावर और कम हो गई। अब एक कलेक्टर है, एक सीईओ जिला पंचायत होता है, नगर निगम का कमिश्नर अलग होता है। तो एक ही ज़िले में 2-3 आईएएस ऑफिसर सीनियर लेवल पे काम करते हैं, ऐसी आईपीएस का होता है। फिर सोशल मीडिया आने के बाद ये ठीक है कि बहुत सारे आईएएस आईपीएस सेलिब्रिटीज़ बन जाते हैं उससे, लेकिन अगर किसी आईएएस ने किसी को गुस्से में थप्पड़ मार दिया, उसका वीडियो बन जाता है, वो सस्पेंड होता है उसके बाद। सोशल मीडिया ने, पंचायती राज ने, डेमोक्रेसी का गाँवों तक पहुँचने के प्रोसेस ने इतना डेमोक्रेटाइज किया है कि अब सिविल सर्वेंट्स के लिए वैसा होना न तो संभव है, न होना चाहिए, जैसी छवि कभी कभी हमें देखने को मिलती है। हाँ, एक अच्छे सिविल सर्वेंट को बहुत टूट के काम करना चाहिए, बहुत संवेदनशील होना चाहिए, कंपैशनेट हो, वंचित लोगों के प्रति इंटीग्रिटी वाला व्यक्ति हो। अगर आप मुझसे पूछें कितने सिविल सर्वेंट्स ऐसे हैं जिनमें इंटीग्रिटी है, जो बहुत कंपैशनेट हैं, करप्शन नहीं है, हाँ, तो मेरे ख्याल से वो संख्या 5% होनी चाहिए। पर ये 5% सिविल सर्वेंट्स नहीं, किसी भी फील्ड में ऐसा ही है। अगर आप मुझसे पूछें कि पत्रकारिता में ऐसे कितने लोग हैं जो एकदम दूध के धुले हैं, आप तो पत्रकार हैं, आप भी 5% के ऊपर नहीं बोल पाएंगे, हर फील्ड में। तो ये ऐसा नहीं है कि सिविल सर्विसेज में ही है। अगर सिगमंड फ्रॉइड के सिद्धांतों को आसान भाषा में कन्वर्ट करना हो तो 90% लोग अच्छे बुरे के बीच में फंसे रहते हैं, मौका मिलते बुरा हो जाते हैं, फिर अच्छे हो जाते हैं। 5% है जो संत जैसे हो चुके हैं, 5% है जो पिशाच हो चुके हैं।
पिशाचों को और संतों को दुविधा नहीं होती है, उन्हें पता है वो क्या है। बाकी 90 दुविधा में रहते हैं। और ये मेरे ख्याल से सिविल सर्विसेज नहीं, दुनिया की हर फील्ड में वैसा ही होता है। आपने एक्टर्स की बात की, आपके लिए एक मैसेज आया है। किसी एक्टर से भी करवाया आपने? सोचिए कौन हो सकता है। आशुतोष राणा होंगे, वही कॉमन फ्रेंड है हमारे। अरे नहीं, और भी कॉमन फ्रेंड्स हैं। क्या बात है, मैं आनंद आ रहा है मुझे ये बनाते हुए। विकास देवकीर्ति सर के लिए ऋचा जी के उस पे जो शो पे पॉडकास्ट पे जा रहे हैं। मेरे बहुत ही प्रिय व्यक्तित्व हैं विकास सर, और शिक्षक हैं। ये अलग बात है कि मुझे कोई इम्तहान जीवन में नहीं देना था जब मैंने इनको सुनना शुरू किया ना। मैं यूपीएससी का अभ्यर्थी हूँ, पर मैं सुनता था शूटिंग ख़त्म करके घर आने के रास्ते में इनका ऑडियो चला के, और कोई ना कोई क्लास सुनता था, वो दर्शन की हो, समाज शास्त्र की हो, किसी भी विषय पे हो, और बहुत समझ खुलती थी। क्योंकि बतौर अभिनेता हमारे लिए बहुत ज़रूरी है समाज को जानना, स्वयं को जानना, अन्य विषयों को जानना। तो मेरे पसंदीदा बेहतरीन शिक्षक हैं। और मैं मिला तो बहुत फैन के जैसा था। ओ माय गॉड 2 के सेट पे आप आए थे और हमने बातें की, हम सेट दिखाए आपको कैसा है और हम क्या करते हैं। और उस समय आप 12th फेल के राइटिंग के लिए आए हुए थे। तो सिनेमा में उतनी ही रुचि है आपकी और उतना ही ज़बरदस्त लिखते, पढ़ते, पढ़ाते हैं। मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान का हर नौजवान कभी न कभी आपकी क्लास सुने, देखे और समझे, और उसका व्यक्तित्व का विकास हो। आपके जैसे शिक्षक का होना बहुत ही अद्भुत और बहुमूल्य चीज़ है हमारे समाज के लिए। और इस युग में, इंटरनेट के युग में, जहाँ इंटरनेट पे नाना प्रकार की व्यर्थ की चीज़ें लोग देखते हैं, मुझे लगता है आपकी क्लासेस देख के सार्थक होगा सबके लिए। तो मैं तो हर नौजवान को, अपने को एक्टर्स को बोलता हूँ कि सुनो का सर की क्लास। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपको और मैम को। और दिल्ली आना ड्यू है, मैं आऊँगा, घर पे आऊँगा, ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। जल्दी आएंगे। नमस्ते। ये जब आएंगे तो हमें बुला लीजिए। अरे क्योंकि इन्हें हमारे घर के लिए प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं आके आपके घर टिंडे की सब्जी बनाऊंगा। वो आज 3 साल हो गए वो टिंडे की सब्जी नहीं बनी। 2 ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं। 1 साल पहले भारत सरकार का एक प्रोग्राम था सूरत में, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। इनको इनवाइट करना चाह रहे थे, कर नहीं पा रहे थे। तो मैंने कहा अच्छा मैं बोल देता हूँ। तो मैंने बोला पंकज भाई मैं आ रहा हूँ, आप भी आइए। बोले आप आ रहे हैं ना? मैंने कहा। बोले आता हूँ मैं, मज़ा आएगा। संयोग कुछ ऐसा हुआ कि मैं नहीं जा पाया और ये गए वहाँ। मैंने इनसे कहा कि कुछ ऐसी स्थितियाँ बन गई है, मैं नहीं जा पाऊँगा, आप लेकिन चले जाना, वो परेशान हो जाएंगे। बोले नहीं मैं जाऊँगा ज़रूर। अब आज से 2 महीने पहले क्या हुआ कि एक अखबार ने मुझे भेजा कि हम आपको पुरस्कृत करना चाहते हैं। जनरली मैं कोई पुरस्कार स्वीकार करने से बचता हूँ, बचता हूँ, बहुत दूर रहता हूँ। तो उसमें नाम भेजे, उसमें पंकज त्रिपाठी का नाम भी था। तो मैंने इनको पूछा, मैंने कहा आप आ रहे हैं क्या? बोले हाँ सर मैं आ रहा हूँ। मैंने देखो मैं जाता पाता नहीं हूँ, पर आप आ रहे हो तो मैं चलता हूँ, इसी बहाने मिलना हो जाएगा हमारा। बोले हाँ सर आ जाइए, मिलेंगे वहाँ और फिर घर चलूँगा, खाना खाएंगे। तो मैंने हाँ बोल दिया। आप चले गए, वो नहीं आए। जिस दिन जा रहा था 1 दिन पहले मैसेज आया कि सर माफ़ी चाहता हूँ मैं नहीं आ पा रहा। तो खैर अब ये जब भी दिल्ली आएंगे तो हमारे घर भोजन पे आएंगे, ड्यू है। मैं भी आऊँगा। हाँ आप भी आइए ना, आप भी आइए। लेकिन इस मैसेज से ना मैं एक जो दूसरी बात करना चाह रही थी आपसे कि देखिए वो एक्टर है, वो कह रहे हैं मुझे कोई इम्तिहान नहीं देना। आज की डेट में विकास दिव्यकीर्ति यूपीएससी के स्टूडेंट्स के टीचर नहीं रह गए हैं। मैं कल देख रही थी कि आपका एक वीडियो, अच्छा आजकल रील्स का ज़माना है, हम लोगों को कई लोग बोलते हैं क्यों लंबा वीडियो बना रहे हो, कोई नहीं देखेगा। आपके 3-3 घंटे के वीडियोस और 50-50 लाख व्यूज़ हैं। आई एम लाइक ये कर क्या रहे हैं, ये क्या हो रहा है? तो आप तो अब सबके जगत शिक्षक बन गए हैं। अरे हाँ ये तो है, कोविड के ज़माने की भूमिका ज़्यादा बड़ी इसमें है। कोविड में सब घरों में कैद थे और कम कंटेंट था, तो उस समय बड़े वीडियो खूब चले। इजराइल पैलेस्टीन पे आपने 5 घंटे का बना? मेरा एक वीडियो 5 घंटे का है सेकुलरिज्म पे, इजराइल पे है 4.5 घंटे का, जो मेरे ख्याल से 1-1.5 करोड़ लोगों ने देखा होगा। आर्टिकल 370 पे 3.5 घंटे का है, जो मेरे ख्याल से 4 करोड़ लोग देख चुके हैं, 40 मिलियन से ऊपर लोग मेरे ख्याल से 39-40 के आसपास मेरी टीम बता रही थी कि है।
इससे हम भी समझते हैं भाई यूपीएससी देने वाले कितने लोग होते हैं सालों में, 5 लाख लोग होते हैं, मतलब 13 लाख लोग फॉर्म बाकी लोग भरते देख रहे हैं, हैं। एग्जाम 5-5.5 लाख होते हैं। तो 10, 15, 20 लाख के ऊपर जो भी नंबर है वो यूपीएससी वाला तो नहीं हो सकता। हाँ। तो अगर कोई वीडियो 4 करोड़ लोगों ने देखा है तो इसका मतलब है कि 3 करोड़ 80 लाख लोग तो नॉन यूपीएससी वाले ही हैं। तो अब मुझे ये ऐसा होता है, अक्सर ऐसे लोग पहचानते हैं जिनका मुझसे वैसा लिंक एकदम नहीं होता। छोटे बच्चे होते हैं, कई बार बड़े बूढ़े हैं, घर में काम करने वाली महिलाएं हैं। जो सबसे खूबसूरत कमेंट्स मैंने पढ़े आज तक अपने वीडियोस पे, 2 कमेंट्स पढ़े मैंने अपने एक वीडियो में जिक्र किया। एक महिला ने लिखा कि मैं गर्भवती हूँ और जब मेरा बच्चा अंदर से लात नहीं मारता, चिंता होती है, मैं आपका वीडियो ऑन करती हूँ फिर लात मारने लगता है। मुझे लगा बताइए अब मेरी क्या भूमिका हो गई है। अभिमन्यु तैयार हो रहे हैं अब तो। और एक ने लिखा कि